अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो बड़ा ही कोई सेंसिटिव टॉपिक है। ठीक है। आज हम बात करने लगे हैं, आपने टाइटल तो देख लिया होगा कि भाई फॉरेक्स हलाल है या हराम है। तो इस पर हम आज तफसीली बात करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि भाई मैं कोई उल्मा या कोई भी इस तरह का बंदा नहीं हूं कि मैं जो इस चीज़ को हलाल या हराम करार दूं। जो भी मैंने सुना है या बात की है किसी भी उलमा इकराम से, तो वो अपनी सारा में अपना जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करूंगा कि भाई मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक हो गया। इस वीडियो के दौरान मैं कोई भी गलती करूँ तो बराए करम आप जो भी हैं तो मेरी इस्लाह कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को गलती सबसे हो सकती है। तो भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम बात करते हैं कि भाई वो हलाल है या हराम है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ख़ुद उलमा इकराम से बात की है, और मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर भी साहिब इल्म लोग मौजूद हैं, तो उनसे भी मेरी काफ़ी तफसीली बात हुई है। ठीक है। और मेरे घराने में भी माशाल्लाह से उलमा इकराम मौजूद हैं, तो वो ख़ुद भी मैं बता दूं कि ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले ये बात है। ठीक हो गया। और जो जो जिन जिन चीज़ों को लेके उलमा इकराम मतलब इस चीज़ को हराम करार देते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सब ने इसको हराम करार दिया है। तमाम मकतब फ़िक्र के यानी मसलक के जितने भी उलमा किराम हैं जो सोच रखते हैं, तो बाज़ बाज़ ने कहा है कि भाई ये हलाल है, बाज़ ने कहा है ये हराम है, बाज़ ने कहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो तो ये हलाल है, ऐसा ऐसा ना हो तो ये हराम है। ठीक हो गया। तो सारी चीज़ें हम ये सारी बात करते हैं आज, कि भाई इसमें ब्रोकर को लेके ज़्यादातर इश्यूज होते हैं, सीएफडी को लेके, लेवरेज को लेके या ओवर लेवरेज को लेके। तो इन सब के ऊपर हम सारी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हलाल और हराम क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली आपको कहा गया हो कि भाई ये चीज़ें हराम है और ये चीज़ें हलाल हैं। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डायरेक्ट खुद अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में कहा है, और अहादीस के अंदर हम अहादीस के ज़रिए हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया है, तो उसके अंदर जो हमें चीज़ें बताई गई हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए हराम है या हराम है, तो वो उसमें तो कोई हम सवाल ही नहीं कर सकते कि भाई वो हलाल है या हराम है। वो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दी, नबी ने इरशाद फरमा दी, तो वो भाई हराम है हमारे लिए। ठीक है। और बाज़ औक़ात चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त और हालात के साथ बदलती रहती हैं, तो उसमें बंदे का अपना कयास शामिल हो जाता है। ठीक हो गया। तो फिर वो आप साहिब इल्म मुफ्तियान किराम से डिस्कस करके आप उस चीज़ के अंदर आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अल्लाह पाक ने जो कुरान शरीफ में हमें चीज़ें बताई गई हैं कि भाई ये हराम है। सूरह एराफ के अंदर अल्लाह पाक ने साफ साफ हमें चीज़ें बताई हैं कि भाई बदकारी जो है आपके लिए वो है हराम है। ठीक है। किसी की हक तलफी जो है वो आपको बताई गई है कि भाई वो हराम है। शिर्क के बारे में बताया गया है कि भाई वो हराम है। और कोई भी अपनी तरफ से मतलब बंदा ये बोले कि ये चीज़ हराम है या अपनी तरफ से बता दे कि भाई वो किससे सुनाने लग जाए, तो वो चीज़ भी अल्लाह पाक ने उस चीज़ को हराम करार दिया गया है। तो ये क्लियर कट अल्लाह पाक ने चीज़ें बताई हैं। शराब के बारे में बताया कि भाई वो हराम है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और अब हम बात करते हैं अपने ज़मीर की। ठीक है। जो चीज़ अल्लाह पाक ने नहीं कही कि भाई ये हराम है या हराम है, या इसमें हमने अपना कयास शामिल करना है, तो सबसे पहले तो मैं बात कहूँगा कि भाई आप अपने ज़मीर की सुने। ठीक है। कि आपके अगर दिल में डाउट है, मिसाल के तौर पे एक चीज़ आपको करनी है और उल्मा ने कीजिए कि भाई ये हलाल है, लेकिन आपका दिल और आपका ज़मीर डाउट में ही है कि भाई नहीं यार ये, लेकिन उल्मा की बात सुन के भी आप डाउट में पड़े, आपका दिल नहीं कहता कि मैं करूं या ना करूं, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि भाई आप अपने दिल की ज़मीर की सुने। जिस चीज़ में आपका दिल या आपका ज़मीर है ही नहीं काम करने का, तो आपको इस चीज़ की करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। और हदीस शरीफ में जो भी आती हैं, हमारे प्यारे नबी ने जो भी फरमाया है, तो उसमें जुआ सूद वगैरह जो चीज़ें हैं वो हराम करार दी गई हैं। ठीक है ना। और लेवरेज वगैरह जो है, वो लेवरेज क्या होता है, अच्छा हमारी जो ज़्यादातर वीडियो देखेंगे
तो वो लोग ये देखेंगे कि जो अभी फॉरेक्स या तो स्टार्ट करने वाले हैं या अभी ताज़ा ताज़ा उन्होंने स्टार्ट किया है काम, फिर उनको ज़्यादातर इसी चीज़ को ये देखने आते हैं कि भाई मैं अगर काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैं यूट्यूब पर रिसर्च कर लूँ कि चीज़ हलाल है या हराम है। तो अभी तो उनको नहीं पता होगा कि भाई लेवरेज क्या होता है या ये मार्केट किस तरीके से वर्क करती है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में समझाने की कि भाई ये क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं हदीस की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई है, ठीक है, ये स्पॉट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग जो लोग कहते हैं भाई ये हलाल है या हराम है उसको लेके, कि अगर आप सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, ठीक है, गंदुम के एवज गंदुम, जौ के एवज जौ, खजूर के एवज खजूर और नमक के एवज नमक, ठीक है, मिसल ब मिसल यानी एक जैसी हो, हाथों हाथ हो, जिसने ज़्यादा दिया या ज़्यादा लिया उसने सौदा सूद का लेन देन किया, ठीक है। और इसमें कहा गया है, इसमें लेने वाला और देने वाला बराबर है। और ये भी फरमाया गया है कि भाई अगर आपने एक इन सारी चीज़ों को किया है, मतलब बराबर बराबर लिया है, सारी चीज़ें लिए, सोने के बदले सोना लिया है, चांदी के बदले चांदी, गंदुम के बदले गंदुम, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर, नमक के बदले नमक, बराबर बराबर हाथों हाथ होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ दूसरे के बदले में ख़रीदो फरोख्त की जाए, ठीक है, तो जैसे चाहो, शर्त यह है कि नकद हो। नकद का मतलब यह है कि आपकी उस चीज़ की जो फिज़िकल फॉर्म है आपके सामने मौजूद होनी चाहिए, कि जो भी आप चीज़ ख़रीदारी कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो आपके सामने आपके हाथ में चीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ को इस्लाम कहता है कि भाई वो आपके लिए हलाल करार दिया गया है। अच्छा जी। और हमारे अगर उल्मा इकराम से भी अगर हम बात करते हैं, हम जाते हैं, तो वो भी ज़्यादातर उल्मा इकराम यही कहते हैं कि भाई आपके सामने फिज़िकल कोई भी चीज़ होनी चाहिए तो आप उसकी ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। एक चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आपके लिए हराम मतलब करार में आ जाएगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या है। तो इसकी एक मेरे पास एग्जांपल ये आती है कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जो हम आज के दौर में हम काम करते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो फिज़िकल हमारे पास नहीं आती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो हमारी रकम है, हमारा पैसा जो होता है बैंक में रखा होता है, ठीक है, हम बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं और बैंक हमें क्या कहता है वो फिज़िकल वे में हमारे पास फिर मौजूद नहीं होता है। उसकी एक दूसरी शेप या दूसरी फॉर्म हमारे पास आ जाती है ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए, कि आपका जो पैसा है वो आपके हाथ में नहीं है लेकिन आप उसको खर्च कर सकते हैं एक ऑनलाइन ऐप के थ्रू। तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि भाई एक पैसा है हमारे पास जो हमारा ही पैसा है लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन आ गई है, दूसरा शेप आ गया उसको यूज़ करने का। तो अगर मैं खुद अपनी बताऊं तो अगर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो फीस मेरे पास जो आती है वो ऑनलाइन ऐप के थ्रू आती है, ठीक है, मेरे पास कुछ भी हाथ में पैसा नहीं आता। और उन्हीं पैसों को अगर मैं कहीं खर्च करता हूँ तो ज़्यादातर मैं जितनी भी मतलब मेरी पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी ऑनलाइन होती हैं। अगर मैं ट्यूशन्स की फ़ीस, बच्चों की स्कूल की फ़ीस तो सारी ऑनलाइन जारी होती हैं। घर के यूटिलिटी, आपके बिल्स होते हैं, जितने भी ग्रोसरीज के आइटम्स होते हैं वो सारी मेरी ऑनलाइन, मतलब एक ऑनलाइन के ज़रिए ही सारी। इसी तरीके से वो भी आगे कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो आपका पैसा आपके हाथ में नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको खर्च कर रहे हैं। और इस तरीके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके मतलब हाथ में होते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे एक अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, अगर आप उससे फेसबुक की पोस्ट बना रहे हैं तो उसने पोस्ट बना के वो कंप्यूटर के ऊपर ही उसने हाथ के हाथ मतलब पोस्ट कर दिया, मतलब वो पोस्ट आपके हाथ में नहीं आई है लेकिन आप उसको नकद पैसे दे रहे हैं या उसको कैश दे रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी के मतलब साइबर सिक्योरिटी के काम आ जाते हैं। आईटी फील्ड्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो फिज़िकली मतलब आपका वजूद नहीं रखती हैं लेकिन ऑनलाइन सिस्टम या कहीं ना कहीं पीछे बैक हैंड पे वो चीज़ वर्क कर रही होती है और आप उस चीज़ को करवाने के लिए पैसे भी देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। अगर एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर उसको अमेरिका से कोई ऑर्डर आता है तो वो क्या करता है भाई, बैठे बैठे घर में वही ऑर्डर आपकी चाइना की कोई भी कंपनी है वहाँ पे प्लेस कर देता है, फिर वो चाइना वाले वही ऑर्डर उठा के आपका अमेरिका डिलीवर कर देते हैं, लेकिन वो आपकी फ़िज़िकल चीज़ आपके हाथ में नहीं आई है लेकिन वो पेमेंट आपके पास आ रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें भी इसमें आ जाती हैं।
और इस्लाम की अगर बात की जाए तो इस्लाम जो है हमारे जो सोना और चांदी होता है ना, उसी को ही करेंसी मानता है। इसके अलावा किसी चीज़ को करेंसी नहीं मानता है। तो एक टाइम पे ये भी था कि जब पेपर करेंसी, नोट करेंसी हमारे पास आई थी, तो उलमा इकराम ने उस चीज़ को भी हराम करार दे दिया था, ठीक है ना। इसलिए नोट के ऊपर आपने देखा होगा लिखा होता है कि भाई ये जो आपको करेंसी दी जा रही है वो सोने के बदले दी जा रही है, ठीक है ना। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब आप मिसाल के तौर पे अगर आप 1,000 रुपये का नोट लेके जाएं, आपको सोने के बदले मिल रहा है ना वो करेंसी, तो आप 1,000 रुपये लेके जाएं स्टेट बैंक और आप उनको बोलें कि भाई मुझे इसके बदले सोना दे दो, तो वो बिल्कुल भी आपको सोना नहीं देंगे, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है, ठीक है ना, कि आपको मतलब दी जा रही है लेकिन आप हम आपको ऐसा नहीं देंगे। तो बहरहाल ये सारी हमारी सिचुएशन है कि भाई वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं और सारी चीज़ें ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आ गई हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो मतलब फिजिकल वे में अब आज ज़्यादातर इतनी लेन देन नहीं हो रही है। और हम फिर इसमें बात करते हैं कि भाई फॉरेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है जो इस चीज़ को हराम बनाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूद की। तो इसमें तो क्लियर कट हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि भाई सूद हराम है, ठीक है जी। सूद बिल्कुल हराम है। आप कारोबार जायज़ है लेकिन उस कारोबार के अंदर सूद अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल हराम है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मतलब उनके ऊपर शरीयत नाजिल हुई या नबूवत आई उनके ऊपर, जो भी मतलब उससे पहले जो भी कारोबार का सिस्टम चल रहा था, जो भी कानून थे, जो भी लेन देन के आपके उसूल थे, वो चेंज नहीं हुए थे सिवाय दो तीन चीज़ों को, मतलब सूद वगैरह को ख़त्म करके। तो मतलब वो जिस तरीके से लेन देन चल रही थी वो चल रही थी। अब सूद के अंदर मतलब हमारे पास तो आप सबको पता है कि बैंक के जितने भी काम होते हैं सब सूद के ऊपर है, ठीक है ना। अब बैंक वाले अब ज़्यादातर सूद मतलब हमारी मजबूरी है कि हम अगर बैंक का कोई भी काम कर रहे हैं। अब तो इस्लामिक बैंक शरिया बैंक के हिसाब से आ गए, लेकिन वो लोग भी सर्विस चार्जेस के नाम पे या किसी भी घुमा फिरा के आप कान ऐसे पकड़ लें या ऐसे पकड़ लें, तो वो भी मतलब कि सूद की ही शक्ल में चार्ज कर रहे होते हैं। मतलब उसका नाम चेंज कर दिया, कोई टैक्स, मतलब आपको वो कहेंगे कि भाई हमारी सर्विस चार्ज ये फॉर एग्जांपल ईटीसी, ये इस चीज़ की फ़ीस है, इस चीज़ की फ़ीस है, मतलब वो घुमा फिरा के आपकी वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब फॉरेक्स के अंदर सूद किस तरीके से आता है, ठीक है जी। इसमें हम यूज़ करते हैं लेवरेज। अब जो नए नए हमारे पास बंदा आएगा ये वीडियो देखेगा जिसको फॉरेक्स का कुछ नहीं पता, उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि आपका लेवरेज क्या होता है। तो इसमें मैं सीधे से आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको ये समझाता हूँ कि वो एक कर्जा होता है जो ब्रोकर की तरफ से आपको दिया जाता है। अब ब्रोकर की वो तरफ से आपको कैसे कर्जा दिया जाता है वो तो खैर बात की बात है, लेकिन वो कर्जा आपको रिटर्न भी करना पड़ता है। आपकी परचेजिंग पावर ब्रोकर बढ़ाता है, ठीक है जी। और ब्रोकर कहता है कि भाई आप अपना काम स्टार्ट करें, हम आपको ये ऐसे कर्जा दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो भी प्रॉफिट हो या जो भी आपका लॉस हो वो आपका है, लेकिन मुझे मेरी रकम वापस कर देना। यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन कुछ ब्रोकर हमारे पास ऐसे कहते हैं कि भाई आपको हम कर्जा दे रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको 10,000 रुपये उसने कर्जा दिया है और वो आपसे रिटर्न में मांग रहा है कि भाई मुझे 10,000 से ज़्यादा रिटर्न में चाहिए, ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट करें या लॉस करें उस चीज़ को लेके, लेकिन मुझे जो अपनी रकम चाहिए वो 10,000 से ज़्यादा चाहिए। मतलब कोई फ़र्ज़ कर लें 11,000 चाहिए, 10,500 चाहिए, 10,000 या 1 रुपया ऊपर चाहिए। तो वो जो आपको कर्जा देने के बाद अपनी रकम में इजाफी चार्जेस मांग रहा है, तो वो आपका सूद कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल हराम है। अब आपने क्या करना है। अच्छा, अगर हम दुनियावी बात करते हैं, दुनिया के लोगों की बात करते हैं, अगर हम वैसे ही किसी से कर्जा लेते हैं और अगर वो हमसे कहता है कि भाई आपको मैं ये कर्जा दे रहा हूँ, ठीक है, इसके बदले मुझे ऊपर पैसा चाहिए, तो वो भी जाहिर सी बात है सूद के अंदर आ जाएगा। और हम एक टर्म ये भी यूज़ करते हैं कि यार चलो मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ लेकिन मैं रकम नहीं मांग रहा, लेकिन इसके बदले में मेरा ये छोटा सा काम कर दो, ठीक है। एक्स वाई जी कोई भी काम हो सकता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो ये काम भी आपका सूद के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब हम फॉरेक्स के अंदर किस तरीके से बच सकते हैं कि भाई सूद वाले चीज़ ना आए। तो बहुत सारे अच्छे ब्रोकर्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। आपने हमेशा लोकल ब्रोकर्स के ऊपर काम नहीं करना है।
आपने वही ब्रोकर्स के अंदर काम करना है जो नंबर वन हो पूरे वर्ल्ड के अंदर, या वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपने लाजमी पढ़नी होती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ब्रोकर हैं जो पाकिस्तानियों को या मुस्लिम्स को आपको सूद फ्री अकाउंट देते हैं, ठीक है। वो कर्जा तो देते हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन उसकी मद में आपसे ऊपर कोई इजाफी चार्जेस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो अकाउंट है आपका स्वैप फ्री अकाउंट है या सूद से पाक वाले जो अकाउंट है, तो आपके लिए बिल्कुल हलाल है। ठीक हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए वहाँ पर कंडीशंस हमारे पास ये आ जाती हैं कि भाई सूद फ्री अकाउंट है, हम आपसे कोई सूद वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए हलाल है, इसमें कोई हराम नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आती है कि भाई बहुत से लोग कहते हैं गैमलिंग है, एक जुए की तरह है, ठीक है ना। अब जुए की तरह ये काम आपका इस तरीके से बन जाता है कि आपने ना इसके बारे में कुछ पढ़ा है ना लिखा है, आपको कुछ नहीं पता कि भाई मार्केट किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से वर्क नहीं करती है। आप आते हैं और आपको मतलब अपनी तरफ से मतलब अंधाधुंध मतलब कह देते हैं कि भाई मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, आपने लेके ट्रेड इसमें लगा दी, मतलब आपने कुछ पता ही नहीं है, आपने गैर यकीनी की हालत में इस चीज़ को ट्रेड कर लिया है। तो ये एक जुए की मतलब शक्ल इख्तियार कर जाता है। जुए में भी यही होता है, हमें नहीं पता होता कि भाई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बस हम प्रैक्टिस करके मतलब कूद जाते हैं उस चीज़ के अंदर कि भाई जो होगा देखा जाएगा, फुल रिस्क हम लेते हैं, उसके अंदर आर या पार वाला गेम होता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर एक चीज़ आप इसको पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर एजुकेशन हासिल करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एकेडमी के अंदर इसमें पढ़ाई जाती हैं, यूट्यूब के ऊपर सिखाने के लिए इतनी सारी वीडियोस पढ़ी हैं, इसके ऊपर इतनी सारी बुक्स किताबें लिखी गई हैं। तो अगर ये जुआ होता तो भाई ये ना तो इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाता, एकेडमी में पढ़ाया जाता, ना इसके ऊपर इतनी सारी बुक्स लिखी जाती, ना यूट्यूब के ऊपर इसकी एजुकेशन दी जाती। इसके अंदर हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आपको पता है, अब जो इस फील्ड से रिलेटेड उनको पता है, इतने सारे कोर्सेज मेथड हैं स्ट्रेटजीज हैं, हम सीखते हैं, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, हमें पता होता है कि भाई मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो क्या होगा, ब्रेक इन करेगी तो क्या होगा, फेक ब्रेकआउट क्या होता है, मार्केट ने किस वक्त बाय साइड की तरफ मूव देना है, किस वक्त सेल साइड की तरफ मूव देना है। तो इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको कुछ नहीं पता कि भाई मार्केट के अंदर क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है, या कोई गैर यकीनी कैफियत हो कि भाई अंधाधुंध हम रिस्क फुल लेके भाई मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। हम सारी चीज़ें अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है लॉस भी होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है। तो जिस काम के अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ठीक है ना, तो वो तो ऑलरेडी आपका मतलब हलाल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि गैर यकीनी कैफियत के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता होती हैं कि भाई अब ये मार्केट मूव करेगी, उसके ऊपर हम अपना ट्रेड ओपन करते हैं। और इसके बाद हम अगर बात करें कि भाई दुबई जैसा मुल्क है, ठीक है, वहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, सऊदी अरब में फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, मलेशिया में हलाल है, कतर में हलाल है, ओमान में हलाल है। तो इन जैसे ममालिक में फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब हलाल है, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बिल्कुल छुपके से की जाती हो या छुप छुपा के सारे काम, और ऐसा नहीं है। वहाँ पर मतलब खुलेआम मतलब हर बंदा काम कर रहा है इजीली तौर के ऊपर, आसानी के साथ। अच्छा जी, ब्रोकर आपने कौन सा चूज़ करना है? सबसे पहले वो ब्रोकर आपने चूज़ करना है कि जो एस्का से, एफसीएस से, मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, और आपका इन इन जगहों से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस भी मुल्क का है वहाँ से रेगुलेटेड ब्रोकर होना चाहिए, ठीक है ना। उनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, सीएफडी मतलब आपकी इनकी अच्छी होनी चाहिए। अब ब्रोकर आपका इस तरीके से वर्क करता है कि जहाँ भी वो रजिस्ट्रेशन कराता है अपने आप को, तो वहाँ पर एक अपनी सिक्योरिटी या डिपॉजिट मनी वहाँ पर देता है, ठीक है। और वो हमें कहता है कि भाई जो भी हम हमारे पास आके अकाउंट बनाएगा और ट्रेड लेगा, तो हम उसको, या तो वो कोई भी एसेट बाय करता है, करेंसी बाय करता है, तो उसके बदले हम उसको एक ट्रेड लगाने का ऑप्शन देते हैं। तो इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपकी जो ट्रेड वगैरह है कहीं आगे नहीं जा रही, पीछे नहीं जा रही, फंसी है, या ब्रोकर खुद ही कर रहा है। तो इसमें मतलब बिल्कुल हलाल वाला काम है क्या, ठीक है, कि वो आपको इसके बदले ट्रेड लगाने का ऑप्शन दे रहा है, या गोल्ड आप बाय कर रहे हैं तो ये ब्रोकर कहता है कि हाँ भाई हम भी ये एसेट आगे की तरफ बाय कर रहे हैं। अब बात आ जाती है कि भाई बहुत सारे ब्रोकर नहीं करते,
तो जो ब्रोकर करते हैं आप देख लें जाके, इनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें, जो भी मतलब रजिस्टर्ड हो, रेगुलेटेड हो कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो करता है नहीं करता है, उनका दीन ईमान जाने। ठीक हो गया। हमने अपनी तरफ से क्लियर कट, मतलब हम तो अपनी तरफ से क्लियर है और अपना काम कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम अगर एग्जाम्पल दें कि भाई, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, एक दूध वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक हलाल काम है दूध बेचना, ठीक हो गया। अब लेकिन वो दूध वाला उसके अंदर पानी मिला रहा है, ठीक है। तो जो पानी मिला के बेच रहा है, तो वो अपनी जो दूध बेचने वाली रोज़ी है उसको हलाल नहीं कर रहा, हराम कर रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं बहुत बारीक में जाऊं, तो उसको ये काम हराम करने में कहीं ना कहीं हम भी उसका साथ दे रहे हैं। अब हम साथ किस तरीके से दे रहे हैं, अगर वो दूध में पानी मिलाकर आ रहा है तो हम उससे ख़रीद रहे हैं, हमें पता होने के बावजूद हम ख़रीद रहे हैं, जो हमसे वो कीमत मांग रहा है हम उसको वो कीमत दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम सब वो चीज़ लेना छोड़ दें तो जाहिर सी बात है वो दूध में पानी मिलाना भी छोड़ देगा, बोलेगा यार मेरा दूध बिक ही नहीं रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम भी उसका इस हराम काम के अंदर साथ दे रहे हैं। और मतलब रमज़ान की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ठीक है, रमज़ान से एक हफ़्ता पहले फ्रूट्स बहुत सस्ता होता है, लेकिन रमज़ान का चांद नज़र आते ही या रमज़ान आते ही फ्रूट्स के रेट 2 गुना 3 गुना बढ़ जाते हैं। तो ये जो फ्रूट्स माफिया आपका होता है वो स्टॉक कर लेता है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल्कुल हराम है, ठीक है, इस्लाम के अंदर। तो हम भी मतलब देखा जाए तो हम भी फिर उन लोगों का इस चीज़ में साथ देते हैं। रमज़ान के अंदर हम 3 गुना 4 गुना महंगा भी फ्रूट्स खरीद रहे होते हैं। तो वो लोग जालिम बने होते हैं, ठीक है, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं, और हम उनसे ये महंगे दाम खरीद के हम उनका साथ दे रहे हैं, हम भी जालिम के साथ जालिम बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम भी ये इन चीज़ों में भी हराम काम के अंदर शामिल हो रहे हैं। अगर हम वो उनसे फ्रूट्स लेना बंद कर दें, फ्रूट्स के रेट गिर जाएं, सबके लिए रेट्स बराबर हो जाएं कि भाई गरीब बंदा भी ले सके, अमीर बंदा भी ले सके, जो उसकी जायज़ प्राइस है उसके ऊपर हम ले सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये भी हम चीज़, महंगा फ्रूट खरीद के भी हम हराम काम में शामिल हो रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि भाई सब्ज़ी महंगी हो जाती है, बकरा ईद आती है, पाकिस्तान में तो हर चीज़, मतलब कोई भी सीजनल चीज़ें आती हैं तो वो उनके महंगे होना स्टार्ट हो जाता है। और इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर हम मिसाल के तौर पर कहीं भी जॉब करते हैं, 9 to 5 हम जॉब कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब 9 to 5 जॉब के अंदर ये होता है कि भाई मुझे जो सैलरी दी जाती है वह 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब पर डे मेरा मिसाल के तौर पे कुछ भी बनता है, फ़र्ज़ कर लें कि भाई 2,000 रुपये मेरा पर डे बन रहा है, ठीक है, काम करने के लिए, अगर मैं 9 बजे आऊँ और 5 बजे तक काम करूँ। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम फिक्स 9 बजे नहीं जाते, कभी हम 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं, 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं, 15 मिनट भी लेट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब हम 15 मिनट लेट हो गए और वही हम 5 बजे उठ के काम छोड़ के आ गए। तो जो हम 15 मिनट लेट हुए, 15 मिनट हमने काम नहीं किया, लेकिन हमें 2,000 रुपये पूरे मिल रहे हैं जो 9 to 5 के फिक्स हैं। तो जो 15 मिनट के हिसाब से जो भी आपके पैसे बनेंगे, तो वो भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो पैसा भी आपके लिए हराम है। तो इतनी अगर हम बारीकियों में जाते हैं, तो मतलब फिर हम कहीं ना कहीं हम भी हराम काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारी पाकिस्तान की कंडीशन की बात करते हैं कि भाई बेरोज़गारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि मेरे आंखों के सामने बहुत ज़्यादा ऐसे लड़के हैं जो बेचारे ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी ने भाई गोले गंडे का स्टॉल लगा लिया, कोई अपना पराठा कबाब बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है। बहुत सारे मेरी नज़र में ऐसे लड़के हैं, आप भी जानते हो कि आपके एरिया में भी ऐसे सारे लड़के होंगे। बेचना कोई बुरी बात नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इतनी पढ़ाई के बाद एक एजुकेटेड बंदा अगर सब्ज़ी बेचे या रिक्शा चलाए तो वो मतलब उसके साथ ना इंसाफ़ी है। उसने अपने लाखों रुपए खर्च करके अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद भी उसको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारी जो माएँ बहनें घर में बैठी हैं, जो कुछ करना चाहती हैं या उनको ज़रूरत है काम करने की, और उनको घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, या कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं कि भाई कहती हैं हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम कोई ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, या उनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं उनको छोड़ के नहीं जा सकते। तो
उनके लिए सारी चीज़ें बेहतरीन होती है। अब ऑनलाइन काम के अंदर बहुत सारे 99, मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन काम जितने भी आते हैं 99% जो भी मतलब इस फील्ड में होते हैं पैसा कमाने से रिलेटेड, तो मतलब फेक ही होते हैं या आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हमारी उन माँ बहनों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप इसको सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद अगर आप काम करें तो एक अच्छी और महीने में एक हैंडसम अमाउंट आप कमा सकते हो। ठीक है ना। और जो हमारे बेरोजगार लड़के हैं तो वो भी इज्जत वाला काम करके घर में बैठ के सुकून से अपने एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें फैसला करना चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास आ जाती है कि भाई हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं। ठीक है। हम किसी से झूठ नहीं बोल रहे, किसी के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं मार रहे। हम अपना पैसा लगा रहे हैं, हम सीख रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बाद हम खुद फिर मार्केट के अंदर बाय सेल कर रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस्लाम के अंदर यही है कि भाई किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, ना झूठ बोला जाए, ना सूद के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है। ना आपके साथ कोई जुआ वाला सिस्टम है ये, ना हम किसी को मार रहे हैं, ना किसी का हक खा रहे हैं, ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं, ना झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे, हम खुद अपना काम कर रहे हैं। और इस्लाम के अंदर क्या, ये हर एक मज़हब के अंदर इस चीज़ को बुरा माना जाता है, जो भी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने फिर सोचना है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, हराम है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। एंड में आपको मैं यही बोलूँगा कि भाई आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ अपने ज़मीर की सुने आप, कि भाई आपका ज़मीर क्या कहता है। ठीक है ना। तो मैंने तो ये सारी चीज़ें मतलब सोचने के बाद, वक्त जैसे जैसे चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो बस यही कोशिश करें कि भाई ब्रोकर आपने वो यूज़ करना है, आपने अकाउंट वो यूज़ करना है जो स्वाइप फ्री हो, जो सूद ना लेता हो। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ब्रोकर अपने सर्विस चार्जेस लेता है तो वो भी सूद में आता है। तो वो बिल्कुल सूद में नहीं आता है। ठीक है ना। एक ब्रोकर, इसके एग्जांपल मैं इस तरीके से देता हूँ, अगर आप फर्ज कर लें कि गूगल रेट आज डॉलर का क्या चल रहा है। गूगल रेट भाई डॉलर का चल रहा है 280 रुपये चल रहा है आज गूगल रेट। लेकिन आप एक्सचेंजर के पास जाएंगे, शॉप के ऊपर, आप उम्रा करने जाते हैं। ठीक है। आप उम्रा करने गए, रियाल का रेट क्या चल रहा है भाई, रियाल का रेट फर्ज कर लें भाई 50 रुपये चल रहा है। ठीक है। गूगल रेट रियाल का 50 रुपये चल रहा है, सऊदी रियाल का फर्ज कर लें। और आप एक्सचेंजर के पास गए कि भाई मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मुझे करेंसी चेंज करते हैं, तो आप उसको पाकिस्तानी रुपीस देते हैं। ठीक है। तो जब आप उससे 1 रियाल ख़रीदते हैं या चेंज कराते हैं, तो वो आपको 50 रुपये का नहीं देगा, वो आपसे 2-4 रुपये ज़्यादा लेगा। ठीक है ना। अब वो ज़्यादा क्यों लेगा? वो ज़्यादा इसलिए लेगा कि भाई वो शॉप लेके बैठा है अपनी, उसने अपनी शॉप का रेंट देना है, उसने अपने बिल्स भरने, यूटिलिटी बिल्स, उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरने हैं, उसने अगर कोई एम्प्लॉय रखा है उसको उसको सैलरी देनी है। ठीक है। ऑफिस के उसके क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, वो भी उसने पे करने हैं। वो इसकी मद में आपसे 2-4 रुपये ज़्यादा लेता है। ठीक है ना। और अगर आप बात करते हैं ब्रोकर की कि भाई ब्रोकर क्यों सर्विस चार्जेस ले रहा है, तो भाई ब्रोकर ने भी आपका क्या कहते हैं कहीं ना कहीं ऑफिस लेके बैठा है, उसके पास हज़ारों की तादाद में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसका सर्वर लगा है, उसका इंटरनेट, मतलब सारी चीज़ें उसके खर्चे लगी पड़ी हैं। तो वो जो आप मतलब उसका जो खर्चा है, आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपके विड्रॉल्स लगा रहा है, आपको डिपॉजिट करने की ऑप्शन दे रहा है, आपको एप्लीकेशन बना के दे रहा है, आपको सारी मतलब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी वेबसाइट उसकी ब्रोकर की बनी होती है, उसकी एक हेल्पलाइन होती है, अगर आप कहीं ना कहीं फंसते हैं तो वो बंदा एक बैठा होता है आपकी मदद करने के लिए। तो वो उस चीज़ से आपके जो सर्विस चार्जेस हैं वो ले रहा होता है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं। तो इसमें कोई ये कोई सूद वाला काम या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो ले रहा हो। ठीक है ना। वो तो आपका किसी भी चीज़ में आप खरीदो फरोख्त करने जाओगे तो अगर होलसेल रेट कुछ और हैं तो रिटेल रेट कुछ और होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेट कुछ और होते हैं, तो कंपनी फैक्ट्री के जो रेट होते हैं वो कुछ और होते हैं। तो जाहिर सी बात है सब कमाने के लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट्री से जिस दाम में उठाएगा आपको उसी दाम में दे देगा, ऐसा नहीं है। तो होप सो आपको ये सारी मतलब बात समझ में आई होगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर कोई भी मुझसे गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, आप मेरी बिल्कुल इस्लाह कर सकते हैं, मैं आपकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं तो अभी भी मतलब
अपने उसी पीरियड के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर मुझे सीखना है और मैं सीख रहा हूँ अभी तक। तो अगर आप मुझे कोई सिखाना चाहते हैं, बात मेरी इसलिए करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है। और मुझसे कोई गलती हुई हो या आपकी कोई दिल आज़ारी हो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें तो पता है कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है। तो अब जिसने जो करना है अपनी ज़मीर की आवाज़ सुने। अगर वो सारी चीज़ों को सुनने के बाद भी उसका दिल मुतमईन नहीं है, उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता है, तो आप ये काम ना करें फिर। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और आपने जो भी फैसला लेना है बिल्कुल अपने तौर पे लेना है। आपने अपने जो भी उलमा कराम से, जो भी आपके मकतब फ़िक्र के हैं, आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और कमेंट के अंदर अपनी बिल्कुल राय का इज़हार मुझे दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इस चीज़ को, क्या नहीं समझते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।